रिलैक्स। तो 10 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहला करंट अफेयर आईपीसीसी की रिपोर्ट आ गई अगली 6th जिसे कहते होते हैं रिपोर्ट। ये आईपीसीसी क्या है और इसकी रिपोर्ट क्या है वो सब कुछ एक एक करके मैं बताता हूँ। ठीक है, 6th असेसमेंट रिपोर्ट जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस। ठीक है, सबसे पहले तो देखो आईपीसीसी की रिपोर्ट जो है ना, मैं बताता हूँ आईपीसीसी है क्या, और मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे बता दूं, ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, तो इस साल ये रिपोर्ट आई है, तो अब जो आने वाले पेपर हैं उसमें सबसे बेसिक क्वेश्चन जो बन सकता है, आईपीसीसी की 6th रिपोर्ट की हेडिंग क्या है? क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस। ठीक है, तो अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आईपीसीसी का फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये आपकी एक गवर्नमेंट इंटर गवर्नमेंट बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस के साथ जुड़ी हुई, जो आपके साइंटिफिक स्टडीज करवाती है कि किस तरीके से आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, किस तरीके से इवॉल्व होता है। आईपीसीसी में जो चीज आपको हमेशा पॉइंट पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आईपीसीसी जो है ये अपनी कभी भी ओरिजिनल रिसर्च, खुद कोई रिसर्च नहीं करता आईपीसीसी। ये जितने साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा जो रिसर्च की हुई है उन्हें वेरीफाई करके पब्लिश करवाता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी खुद किसी चीज के ऊपर नहीं करता, ये बस सिर्फ उनकी पब्लिकेशन और पीयर रिव्यू इन सब चीजों के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो आईपीसीसी को 1988 में एक एक लाइन में देखो क्वेश्चन है, ये जो पॉइंट है ना ये भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या बनेगा, आईपीसीसी को 1988 में किन ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके बनाया था? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये पहली, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ये दूसरा। ठीक है, और इसके बाद मतलब ये दो ऑर्गेनाइजेशंस ने बनाया, इसके बाद इसे यूनाइटेड नेशन ने अप्रूव कर दिया था। तो मेनली जिन दो ऑर्गेनाइजेशंस जो आपको याद रखनी है किन्होंने इन्हें बनाया था, WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये दोनों आपको याद रखनी है, इन दोनों ने मिलकर आईपीसीसी बनाया था। आईपीसीसी अपनी ओरिजिनल रिसर्च नहीं करता, ये बस जो साइंटिस्ट हैं उनकी रिसर्च को पब्लिश करता है। मतलब इन जनरल फुल फॉर्म को नहीं, फुल फॉर्म्स कभी पेपर में नहीं आती होती, अनटिल अनलेस वो तुम किसी सब इंस्पेक्टर जैसे पेपर दोगे वहां पे आ सकते हैं फुल फॉर्म कि WMO या आईपीसीसी। रिसेंटली सीन इन द न्यूज कि आईपीसीसी जो आपके अखबारों में काफी बार देखा गया, आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो वो वहां पे ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, हाँ जी मतलब जरूरी नहीं है कि कोई रिकॉग्नाइज साइंटिस्ट होना चाहिए। लेट्स सपोज तुमने कोई रिसर्च कैरी आउट की, ठीक है, उसके बाद तुम क्या करोगे, देखो जो साइंटिस्ट जनरली करते हैं कि जितने भी आपके साइंस जर्नल्स हैं ना, जैसे डेली साइंस या ऐसे कोई भी, आप अगर आप जैसे आपकी मेडिकल साइंस के लिए एक जर्नल बहुत फेमस है, कौन सा, जिसका कभी नाम सुना हो, जो बहुत सारे रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, लैंसेंट। इसका नाम तुम कई बार सुनोगे, बहुत सारे करंट अफेयर्स में इसका नाम आता होता है लैंसेंट। ठीक है, ये जो लैंसेंट है ये आपके जो मेडिकल रिसर्च होती है उसके रिसर्च को पब्लिश करता है, बस कोई बात नहीं छोड़, तो ये उसके रिसर्च को पब्लिश करता है लैंसेंट। तो ऐसे ही और चीजों का भी सुनोगे। अब लैंसेंट क्योंकि बहुत ही बड़ी है और इसे हम कई बार, तुम इसे किसी ना साल में एक आधी बारी करंट अफेयर में लैंसेंट का नाम एक आधी बारी तो पक्का पढ़ोगे, उससे ज्यादा चाहे पढ़ लो, इसलिए ये प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन रह चुका है कि लैंसेंट क्या है।
उसका डायरेक्ट आंसर था मेडिकल जर्नल। ठीक है, तो ऐसा। अच्छा, और मैंने तुम्हें क्यों कहा है कि अफगानिस्तान में जो वॉर हो रही है उसे एक्टिवली ट्रैक करो कि तालिबान कौन सी बॉर्डर क्रॉसिंग्स पे कब्जा कर रहा है। ठीक है, जैसे 2016 में एक क्वेश्चन आया था, तभी अफगानिस्तान से रिगार्डिंग ही आया था आपके ना, अमेरिका क्योंकि ड्रोन स्ट्राइक्स करता था, एक इंटरनेशनल चैरिटेबल हॉस्पिटल के ऊपर उनका बॉम्ब गिरा था। वो गिरा था जो हॉस्पिटल था, जिसे ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उनके हॉस्पिटल के ऊपर एक बॉम्ब गिरा था। ठीक है, तो उस साल डायरेक्टली ये क्वेश्चन आया था, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स क्या है? तो एक एनजीओ है, बस एनजीओ, बस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उसका आंसर था। ठीक है, पर ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो पेपर में फीचर हो जाती हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जब कहीं पे आता है, जैसे आईपीसीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, और खासकर इसकी रिपोर्ट कुछ कुछ टाइम बाद आती हैं, तो अब जब इसकी 6th रिपोर्ट इस साल आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर जो इनकी 5th असेसमेंट रिपोर्ट थी, उसमें जो टारगेट्स लिए थे, उस टारगेट्स के मुताबिक इन्होंने कुछ, हमारी जो सारी दुनिया ने ना कुछ प्रोटोकॉल्स, हम इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे, कुछ प्रोटोकॉल्स और कन्वेंशंस हमने साइन की हुई हैं, ताकि हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकें, जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं इन्हें रोक सकें। तो इन्होंने लास्ट ईयर एक चीज पॉइंट आउट की थी कि इंसानों ने जो 2020 तक टारगेट लिए थे, उनमें से एक भी नहीं अचीव किया। एक टारगेट थे आईची टारगेट्स। ठीक है, वो इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे आईची टारगेट्स क्या होते हैं। वो 25 टारगेट की लिस्ट थी, पूरी दुनिया ने एक भी टारगेट नहीं मीट किया, तो सब पे फेल हुए हैं। बस उन्हें एक्सटेंड कर दिया, 2020 से 2030 कर दिया गया कि कोई नहीं, 10 साल में और कर लेंगे। तो इस कारण ऐसी चीजें याद रखनी जरूरी होती है। अब आईपीसीसी की रिपोर्ट ने बोला क्या है 6th असेसमेंट में? देखो, क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से आपका अक्कर हो रहा है, और आपने अगर मॉनसून को नोटिस भी किया होगा, इंडिया के स्पेसिफिक हर कंट्री के उन्होंने रीजन के ऊपर वो किया है। अगर तुमने मॉनसून को नोटिस किया होगा, मॉनसून ज्यादा टाइम, मतलब ऐसा नहीं है कि बारिश सारा सारा दिन पड़ती है, अचानक ही आती है, फ्लडिंग करवाती है, बंद हो जाती है। तो ये जो एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स हैं, और आपको याद होगा लास्ट मंथ वो जो एक रात बहुत ही खतरनाक तूफान आया था, जब सारे खंबे खंबे सब उड़ा दिए थे। मई में आया था, मतलब मई जून जब भी आया था, मतलब एक टाइम काफी, तब क्या कहते हैं, लिटरली साइक्लोनिक विंड्स थी वो। हमारे एरिया में साइक्लोनिक विंड्स आती नहीं है वैसे, उस टाइम वो जो हवा चली थी ना, उन हवाओं की स्पीड क्या थी? हाँ, 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे पहुंची है वो। इतनी तेज के लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं था कभी भी, तो तभी सारे खंबे खंबे पेड़ सब गिर गए, क्योंकि पता ही नहीं था कि इस इवेंट को हैंडल कैसे करें। तो ये जो इवेंट्स हैं, आईपीसीसी की रिपोर्ट ने पॉइंट आउट किया है कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये एक्सट्रीम इवेंट्स और बढ़ते जाएंगे, कि सडनली जो इवेंट्स अक्कर होते हैं ये और ज्यादा बढ़ जाएंगे। साफ मौसम में अचानक ही तूफान, फिर दोबारा से साफ। ठीक है, तो आने वाले टाइम में एक तो मॉनसून बढ़ेगा, यानी कि फ्लडिंग बढ़ने वाली है आने वाले साल। ठीक है, प्लेन्स में फ्लडिंग बढ़ेगी, पहाड़ों में लैंडस्लाइड्स बढ़ेगी। ठीक है, ये रियलिटी है इसकी इंडिया के कंटेक्स्ट में। तो यही चीजें हैं। और कुछ आपके, सॉरी, जो आपके कोस्टल शहर है, जैसे चेन्नई, कोची, कोलकाता, मुंबई, सूरत, विशाखापट्टनम, ये सारे आपके कोस्टल, सी लेवल राइज होगा तो शहरों में पानी आना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी भी कलकत्ता जाओगे ना, कलकत्ता के कुछ एरियाज, चाहे बारिश पड़ी है चाहे नहीं पड़ी, वहां पे सड़कों में देखो पानी खड़ा हुआ है। तो पानी कहां से आया? बेसिकली हो क्या रहा है कि वहां पे जो सीवेज है ना, वो बैक मार रहे हैं, क्योंकि सीवेज जाके जो समुद्र में गिर रहे थे, जहां पे सीवेज की पाइप थी, पानी अब उससे ऊपर आ गया। तो अब ये पानी वापस आता है, तो जो आपके जो फ्लड ड्रेन्स हैं वो वापस पानी को फेंक रहे हैं। तो यही इसी तरीके से आपके शहरों के अंदर पानी भरता जा रहा है। ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जो आपका अमेरिका का मियामी है, ठीक है, वहां पे भी यही, वहां पे शहर भी यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि समुद्र में सीवेज वापस फ्लड मार रहे हैं।
तो धीरे धीरे बैरियर्स भी क्रॉस करने लगेंगे, तो आपके कुछ एरियाज पानी के नीचे, जैसे 2050 तक माना जाता है। जो आपका बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश एक लो लाइंग लैंड है, बांग्लादेश थोड़ा सा टेरेन में नीचे को है, ठीक है। तो बांग्लादेश का 50% हिस्सा 2050 तक पानी के नीचे होगा, तो बांग्लादेश सारा का सारा फ्लड होने वाला है। इस कारण बांग्लादेश की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ने वाली हैं, और हमारे कोस्टल एरियाज की, जो इंडिया की 3 साइड पे हमारे पानी लगता है, वहां पे प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। इसका दूसरा असर होगा जो हमारे अंडमान और लक्षद्वीप के आइलैंड्स हैं, यहां में से कुछ आइलैंड्स शायद बचे भी ना, वो पानी के नीचे हो जाए। जैसे मालदीव्स जैसे जो आइलैंड्स है, वो 2050 तक मालदीव्स बचना ही नहीं है, पानी के नीचे होगा सारा, ठीक है। तो ये रियलिटीज हैं क्लाइमेट चेंज की, और इसी के चलते हुए आपके 2016 में ना सारे देश, ये सब कुछ अल्टीमेटली डिपेंड कर रहा है कि किस तरीके से टेम्परेचर राइज हो रहा है। टेम्परेचर वैसे भी अर्थ का राइज होना है नेचुरली, पर हमारे जो एंथ्रोपोजेनिक, जो हम एज अ ह्यूमंस हम अर्थ के ऊपर जो कर रहे हैं ना, उन्हें कहते हैं एंथ्रोपोसीन। एंथ्रोपोजेनिक जो हम कर रहे हैं, और जब से हम इंसान पिछले 20,000 साल से इंसान अर्थ के ऊपर आए हैं, तो एक नई एरा क्रिएट कर दी गई, इसीलिए उसे रेफर करने के लिए लिख देते हैं एंथ्रोपोसीन। ये वो एरा है, पिछले 20,000 साल से पहले इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो जब से हम आए हैं, हम एनवायरनमेंट को लगातार तबाह ही करते जा रहे हैं, ठीक है। आर्टिफिशियली फायर बनानी सीख ली, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई और जैसे हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, हम अर्थ के ऊपर बहुत बुरी तरीके से चेंजेस ला रहे हैं। पोल्यूशन हम कर रहे हैं, ओशंस के अंदर प्लास्टिक्स हम फेंक रहे हैं। आपकी प्लास्टिक पाइप्स जो बैन हुई है ना, स्ट्रॉज जो होती थी, देखा है ना, बैन हो गई है, उसका यही कारण है। इन पोल्यूशन को कहते हैं माइक्रो पोल्यूशन। इन्हें बंद करना जरूरी है, क्योंकि ये जाके आपकी जो एक्वेटिक लाइफ है ना, वो, क्योंकि लगातार फिशेज और सारे एनिमल्स ब्रीथ ही ऐसे करते हैं, पाइप कई बार उनके गले में जाके अटक जाती है और वो मर जाते हैं उससे। इसी के चलते हुए एक और प्लास्टिक होता था, जो आप देखा होगा कि वो फेस वॉश आने बंद हो गए हैं। कई पहले फेस वॉश के बाहर लिखा होता था विद माइक्रो बीड्स, ठीक है। कुछ ऐसे फेस वॉश आते होते थे, कुछ ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आते थे विद माइक्रो बीड्स करके, ऐसे कुछ। तो वो जो माइक्रो बीड्स है ना, एक्चुअली वो प्लास्टिक होता था। तो जब तुम यूज कर लेते हो, वो सिंक में गया, कहीं ना कहीं वाटर बॉडी में जाके गिरेगा, वो एक्वाटिक लाइफ को डैमेज कर रहा था। वो माइक्रो पोल्यूशन खत्म करना बहुत मुश्किल है, और इसके कारण ये जो जितने चेंजेस आ रहे हैं, देखो कभी भी कहीं वर्ड आ जाए, एंथ्रो का मतलब यही है कि इंसानों से जुड़ा हुआ। तो कभी भी मेंस आंसर राइटिंग जैसे करनी है, क्लाइमेट चेंज का वन ऑफ द फैक्टर जो लिखना है कहीं पे इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में, तो शॉर्ट में जहां पे डिफाइन करोगे कि मतलब एक लंबी लाइन ये लिखोगे कि ह्यूमंस कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो उसकी जगह शॉर्ट वन वर्ड, और जो इंप्रेसिव वर्ड है वो होगा एंथ्रोपोजेनिक रीजंस। एक वर्ड में तुम डिफाइन कर दोगे कि जो इंसान कर रहे हैं वो सब कुछ तबाही ला रहा है। तो ये कंक्लूजन या इंट्रोडक्शंस में ऐसे जो वर्ड होते हैं ना, वो इंप्रेसिव होते हैं, तो इन्हें वहां पे यूज करना है, ठीक है। तो यही सारी चीज, अच्छा मैं आपको बता रहा था 2016 में इसीलिए टेम्परेचर पे कंट्रोल पाने के लिए और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज लाने के लिए कि आपके लॉन्ग टर्म में ये जो टेम्परेचर राइज है ये बंद हो जाए। हम सारे देश मिले थे पेरिस में 2015 में, सॉरी गलती से 2015 में आपकी UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, UNFCCC कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, वो इस चीज के लिए, ठीक है। तो ये भी यूनाइटेड नेशंस की है। यहाँ पे सारे देश आपके पेरिस में इकट्ठे हुए थे, और यहाँ पे सारे देशों ने एक चीज डिसाइड की थी कि हम कोशिश करेंगे कि अर्थ का टेम्परेचर 2 डिग्री ऊपर ना जाए। मतलब ये तो हाईएस्ट बैरियर है। आज अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 18 डिग्री है,
यानी कि अर्थ का मतलब एवरेज का मतलब है, क्योंकि पोल्स बहुत ज्यादा ठंडे हैं, इक्वेटर गर्म है, अर्थ के सारे टेम्परेचर का टोटल मिला के 18 डिग्री एवरेज पड़ता है। तो ये जो एवरेज है, इस एवरेज को हमने 20 डिग्री नहीं पहुंचने देना, क्योंकि अगर 20 डिग्री पहुंच गया वो इररिवर्सिबल डैमेज है। मतलब हमें दिखने को लग सकता है कि 2 डिग्री क्या कर सकता है, पर 2 डिग्री पूरी अर्थ का 2 डिग्री है, वो अर्थ पे सब बदल के रख देगा। यानी कि आपके ग्लेशियर्स जिस स्पीड से मेल्ट होने लगेंगे, आपके फॉरेस्ट फायर्स बढ़ जाएंगी, आपके ड्रॉट्स बढ़ जाएंगे, सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। तो मैक्सिमम 2 डिग्री, पर हमने कोशिश करनी है कि 1.5 डिग्री तक ही रोक दें, करनी है, पर नहीं रोक पाए 20 तो लिमिट ही है। ठीक है, कोशिश 1.5 डिग्री और मैक्सिमम 2 डिग्री के बीच बीच हमने टेम्परेचर राइज रोकना है। ठीक है, मतलब देख लो 0.5 पे हम ये कह रहे हैं कि अर्थ पे सब बदल जाएगा। ठीक है, तो इतना सेंसिटिव इकोसिस्टम है जिसे हम लगातार एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आज काफी अखबारों में इसी चीज के बारे कवर किया हुआ है कि आईपीसीसी की ये रिपोर्ट एक तरह से वार्निंग होनी चाहिए कि हमें फॉसिल फ्यूल्स जल्द से जल्द खत्म करने हैं, क्योंकि फॉसिल फ्यूल बर्न करने से ही तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस निकल रही है। ठीक है, अगला यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, इसे शॉर्ट में कहते हैं UNCLOS। ये जो है आपकी सी, जो आपके समुद्र के सारे देशों को जो पानी लगता है, इसे किस हिसाब से कंट्रोल किया जाएगा, ये उस चीज को डिफाइन करता है। ठीक है, आपके कहीं पे भी देखो, हर देश जो होता है ना, सब में ये डिस्प्यूट एक जगह पे और सिक्योरिटी इशू हमेशा सबको ये उठा कि अगर ये मेरा देश है, मेरे यहां कोई देश है, जैसे हमारी पाकिस्तान से नहीं बनती, चाइना से नहीं बनती, अब चाइना क्या अपनी वॉरशिप यहां से निकाल सकता है, और चाइना के उसके बाद ये बोल देगा कि पानी है, पानी में तो मैं जा ही सकता हूं, तो हमें थ्रेट भी तो महसूस होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जांपल ये लगा लो कि यहां आके चाइना माइनिंग करने बैठ जाएगी, ये तो पानी है, तुम्हारे लैंड के ऊपर थोड़ी माइनिंग कर रहे हैं। तो सारी कंट्रीज को एक चीज लगी कि कुछ तो वाटर के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए हम सबको, तो इसी के कारण आपके पानी को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया। सबसे पहले जो आपकी कैटेगरी बनाई गई वो सारी नदियों को भी काउंट करती है, और पहले कितने समुद्र के अंदर नॉटिकल माइल्स होती हैं, पहले 12 नॉटिकल माइल्स, यानी अंदर का सारा पानी, ये जितनी आपकी नदियां हैं, ये पानी, और पहले 12 नॉटिकल माइल्स, इस पानी को नाम दिया गया टेरिटोरियल वाटर्स। पहले 12 नॉटिकल माइल के अंदर अंदर इन्हें नाम दिया गया टेरिटोरियल वाटर्स। तो ये पहले 12 नॉटिकल माइल्स और तुम्हारे देश के अंदर जितनी नदियों का है, इन्हें बोला गया कि यहां पे 100% कंट्रोल जिस कंट्री की बॉर्डर है उसका पड़ता है। कोई फॉरेन वॉरशिप एंटर ही नहीं कर सकती बिना परमिशन के। ठीक है, और यहां पे हम जो कानून बनाना चाहें, जो माइनिंग करना चाहें, जो मर्जी करें, हमारे देश का अपना पानी है, कोई भी और देश इस 12 नॉटिकल माइल में इंटरफेयर नहीं कर सकता, हम किसी और के में नहीं कर सकते, वो हमारे में नहीं कर सकते। इसके बाद क्या है, ये पहले 12 पढ़े, इसके बाद पढ़ते हैं अगले 12। ठीक है, इन्हें कहते हैं जी कंटीजियस या कंटीजियस, कंटीजेंसी नहीं, कंटीजियस, कंटीजियस जोन। तो अगर कई बार ये ना 12 की जगह 24 नॉटिकल माइल लिखा होता है,
24 क्यों लिखा होता है, उसके साथ हमेशा लाइन पढ़ना। वैसे अपने आप में ये 12 नॉटिकल माइल का इलाका है, पर कई बार लाइन लिखी होती है 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम दी शोर। उसका क्या मतलब है कि ये किनारे से यहां तक 12 12 24 हो गया ना, तो यहां तक पहुंचते हुए तो 24 हो गया ना। तो इस कारण इसे अगले 12 को, मतलब उसके अंदर डिवीजन में कई बार इसे अगर 24 लिखा होगा तो 24 इस सेंस में लिखा होगा, ठीक है, फ्रॉम दी शोर साथ में लाइन होगी। तो ये जो अगले 12 नॉटिकल माइल्स का इलाका है, यहां पे आपके 100% कंट्रोल नहीं है, बाकी कोई शिप यहां से पास कर सकती है। पर अगर उस किसी मतलब फॉरेन कंट्री की शिप, चाहे इवन वॉर शिप है, वो यहां से पास कर सकती है, पर उसे हमेशा वाइट शिपिंग के तौर पे पास करना पड़ेगा। वाइट शिपिंग क्या होती है? वाइट शिपिंग का मतलब है ऐसी कोई शिप जो थ्रेट नहीं है तुम्हें। तो जैसे कार्गो शिप्स हैं वो पास कर सकती हैं, उसके अलावा अगर कोई वॉरशिप पास कर रही है, उनके लिए रूल क्या होता है कि तुम्हारी सारी गन्स बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और नीचे को झुकी होनी चाहिए। उसे कहते हैं नॉन थ्रेटनिंग पोजीशन में। अगर लैंड की तरफ मुड़ी हुई है, वो तो अटैक ही करने आ रहे हैं ना, सीधा और नीचे को अगर झुकाई हुई है, उसे बोलेंगे कि वाइट शिपिंग हो रही है, ठीक है। तो इस कारण ये वाइट शिपिंग थी। क्लियर है? तो यहां पे हम कोई भी टैक्सेशन एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग ऐसे कानून भी बना सकते हैं, पर हम फॉरेन शिप्स को यहां से निकलने से मना नहीं कर सकते। ऊपर वो निकलेंगे तो वाइट शिप है। और इसके अंदर भी हम कोई भी माइनिंग करना चाहे, कुछ भी करना चाहे, कर सकते हैं। लास्ट जो जोन पड़ता है वो पड़ता है बहुत दूर, कोस्ट से यहां तक ये जो लाइन आती है वो है 200 नॉटिकल माइल्स। इस एरिया को कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब यहां पे हम स्मगलिंग है ये सारी चीजें तो डील कर सकते हैं, पर और कोई कानून नहीं बना सकते, ठीक है। पर यहां पे इकोनॉमिक जोन है ना, यहां पे माइनिंग के राइट्स हैं हमारे, कि हम समुंदर से कोई मिनरल निकालना चाहते हैं, कोई तेल निकालना चाहते हैं, कुछ भी फिशिंग अलाउ करना चाहते हैं अपने फिशरमैन को, वो सारी चीजें हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ में कर सकते हैं। इसके बियॉन्ड किसी कंट्री का कोई कंट्रोल नहीं होता, उन्हीं उसी पानी को कहते होते हैं इंटरनेशनल वाटर्स। ये आ गया आपके इंटरनेशनल वाटर्स, इसके बियॉन्ड, ठीक है। इंटरनेशनल वाटर वो एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा क्राइम्स होते हैं, क्योंकि किसी देश का उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं है, ठीक है। तो आपके जितने क्राइम्स होते हैं, कुछ भी होता है, वो यहां पे होते हैं। इसीलिए हाँ जी, हाँ जी, टैक्सेशन लगा सकते, ठीक है। जैसे वहां कोई एक्सप्लॉइट ही कर रहा है, उसके ऊपर ही टैक्स लगाना, ठीक है, तो टैक्स लगा सकते हैं। तो ये सारे आपके इंटरनेशनल वाटर बस फ्री हैं, बाकी ये हर देश की ऐसे बाउंड्री डिसाइड होती है, ठीक है। हर देश को इसी तरीके से यहाँ पे बाउंड्री मिलती है। अब देखो इंडिया श्रीलंका के बारे में बताता हूँ। देखो इंडिया और ऐसे और भी देश जो हैं, अब इंडिया श्रीलंका को देखोगे, हमारे तो यहाँ पे 200 नॉटिकल माइल्स की जगह ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, बस इस पानी को हाफ में डिवाइड कर देते हैं, जहां पे ऐसे टाइट जोन आते हैं, ठीक है, ताकि उसके मुताबिक आधा आधा बढ़ जाएगा। तो आधा कंट्रोल हमारा रह गया, आधा कंट्रोल उनका रह गया। तो इस तरीके से। इसके अलावा जैसे अब इंडिया को यहां से देखोगे, हमारी यहाँ पे टेरिटरी खत्म होती है, यहाँ से पाकिस्तान शुरू होता है। पाकिस्तान की भी यहाँ पे आगे को टेरिटरी पड़ती है, हमारी भी यहाँ पे टेरिटरी पड़ती है। यहाँ पे हमारा क्लेम नहीं है, यहाँ पे सारा पाकिस्तान का क्लेम, क्योंकि उसकी ये फ्रंट बॉर्डर ये है। तो यहाँ पे हमें एडजस्ट करना पड़ता है कि हमें यहाँ पे बस थोड़ा सा जोन, फ्री जोन मिला हुआ है, बाकी सारा ऐसे हो जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से, ठीक है।
तो इस तरीके से आपके डिवाइड किया जाता है। हाँ, सर क्रीक तो बैक वाटर्स के कारण डिस्प्यूट है ना। देखो हम जब इंडिया पाकिस्तान की बात सुनते हैं डिस्प्यूट की, हम सिर्फ कश्मीर की बात सुनते हैं, कश्मीर में पानी का मतलब कश्मीर में डिस्प्यूट है लैंड को लेके। पर एक और जगह पे भी इंडिया और पाकिस्तान को लेके डिस्प्यूट है, वो है गुजरात में। वहां पे ना क्या होता है, कुछ ऐसे एरियाज पड़ते हैं जहां पे दिन में पानी वापस चला जाता है समुद्र में, रात को पानी वहां पे वापस आ जाता है। तो हाई टाइड लो टाइड एरियाज हैं कुछ वहां पे। तो उसके कारण क्या होता है, वहां पे जो लैंड है ना वो अपना लगातार ना शेप बदलता रहता है। आज पानी लेट्स सपोज ऐसे इकट्ठा हुआ है, ठीक है, कुछ सालों बाद, मतलब ऐसा नहीं कि रोज ही चेंज हो रहा है, कुछ सालों बाद शायद ही इधर को आ जाए। तो वहां पे लगातार मिट्टी को क्योंकि पुश होता रहता है, तो मिट्टी अपना जगह बदलती रहती है, तो मिट्टी किसी भी साइड को हो सकती है। इसके कारण ये जो सारी चीजें जो बदल रही हैं, इसके कारण इंडिया और पाकिस्तान में ये लाइन सॉर्टेड नहीं है कि एक्चुअली कहां पे लाइन ड्रॉ करें। दोनों ही ये जो एरिया है इसे कहते हैं सर क्रीक। तो ये जो लाइन है ये एक्चुअली एक प्रॉपर लाइन नहीं बनी हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कि यहाँ पे किसकी बाउंड्री कहाँ पे। तो यहाँ पे बार बार डिस्प्यूट होते रहते हैं, ठीक है। हमारे फिशरमैन को वो पकड़ लेते हैं, उनके फिशरमैन को हम पकड़ लेते हैं, ठीक है। मतलब वैसे फोर्सेस के डिस्प्यूट इतने नहीं होते क्योंकि दोनों इससे पीछे ही अपने एरिया को रखती हैं। पर क्योंकि फिशरमैन के लिए ये एरिया बहुत अच्छे हैं, ठीक है, क्योंकि जब हाई टाइड आती है वो साथ में बहुत सारे फिशेस लेके आती है, तो वहां पे उसे पकड़ने जाते हैं, तो इस कारण डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे एरिया समझाए हुए हैं, ठीक है। जो जो मेन थे कंटीजियस एक्सक्लूसिव ये सारे मैंने समझा दिए। एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है, देखो कॉन्टिनेंट जो होते हैं ना, कॉन्टिनेंट्स कभी भी जहां पे समुद्र शुरू होता है ना, कॉन्टिनेंट्स कभी वहां खत्म नहीं होते। जो हम देखते हैं ना जहां पे आपकी कोई बीच आ जाती है, कुछ आ जाता है, लैंड एक्चुअली वहां पे खत्म नहीं होता। आपके लैंड जाता कैसे है कि आपके पानी यहां से ये आपका समुंदर आना शुरू हो गया। तो हमारे लिए यहाँ पे ये जो एरिया है एक तरह से बीचेस बन जाती हैं, है ना। पर एक्चुअली लैंड क्या है, धीरे धीरे टिल्ट हो रहा है। ये जो एरिया है, ये जो 200 नॉटिकल माइल क्यों डिफाइन किया हुआ है, एक्चुअली 200 नॉटिकल माइल दूर तक भी आपके कॉन्टिनेंट चलते रहते हैं। तो इसीलिए इसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मार्क कर दिया गया। यहां पे ही मैक्सिमम आपकी हमेशा ड्रिलिंग होती है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डीप पड़ जाते हैं ड्रिलिंग करने के, ठीक है। ये कहीं 200 नॉटिकल माइल के बाद जाके ड्रॉप होना शुरू होता है। ये जो आपका कॉन्टिनेंट, जो पानी में जहां तक आपका कॉन्टिनेंट गया, यहां तक गया ना, इस पूरे इलाके को जितना भी आपको कॉन्टिनेंट था पूरा आगे तक, ठीक है, इससे भी आगे तक, तो वो सारा का सारा उसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जहां तक आपका कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता है उसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो पानी के नीचे ऑब्वियसली हमें दिखता नहीं होता, और ये ऐसा नहीं है कि गहरा नहीं है, ये किलोमीटर्स में नीचे डेप्थ हो सकती है, 5, 7, 10 किलोमीटर तक नीचे डेप्थ हो सकती है। पर कॉन्टिनेंट नहीं खत्म होता। कॉन्टिनेंट अपने आप में पानी के अंदर भी है। अगर तुम कभी भी हट जाओ दिखाता हूं, ये मैप देखो, इसमें इंडिया के आसपास देखो ये व्हाइट व्हाइट एरिया दिख रहा है ना, ये जो अलग अलग ब्लू कलर्स बने हुए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट है फिर डार्क हो जाता है, ये एक्चुअली जो इसके आसपास सारी जगह इंडिया के व्हाइट व्हाइट एरिया है ना, ये इंडिया की कॉन्टिनेंटल शेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। कि इंडिया मेन लैंड यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे बीच बने, पर इंडिया आगे भी ये सारे एरिया में आगे तक फैला हुआ है, पर ये पानी के अंदर है, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके नहीं, देखी जहां से आपकी वाटर की बाउंड्री होगी,
शोर होगा वहां से देखी जाएगी। किसका? कॉन्टिनेंटल शेल्फ का। हाँ है लैंड। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि वहां पे ही माइनिंग होती है। जो हम ऑफशोर माइनिंग करते हैं ना, जो समुद्र से तेल निकालते हैं, एक्चुअली वो कभी भी इतने डीप एरिया में जाके नहीं माइनिंग करते, वो यहीं पे माइनिंग हो रही होती है, क्योंकि लैंड नीचे से पास ही होता है। ठीक है, वो कुछ ही किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंस इसकी, जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स बने कैसे हैं उसकी स्टडी के लिए। चलो, कमिंग बैक टू दिस, क्लियर हो गया? तो ये सब कुछ यहां पे एक्सप्लेन किया हुआ। अगला जो करंट अफेयर है, इसे नंबर नहीं दिया, 3 ये होना चाहिए था। ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। अब ये क्या है? देखो, इंडिया में पंचायत एक बहुत ही पुराने इंस्टीट्यूशन है, बहुत टाइम से पंचायत, एंशिएंट इंडिया से पंचायत इंडिया में एग्जिस्ट करती आई हैं। पर जब इंडिया आजाद हुआ, हमने ना कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली कोई अलग पार्ट पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के लिए नहीं डाला। हमने वो जिम्मेदारी कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी कैसी बनेगी उसकी ड्यूटी ना हमने स्टेट्स के ऊपर छोड़ दी, कि हर स्टेट अपनी खुद की पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज बना सकता है। पर इसके कारण इंडिया में प्रॉब्लम क्या हुई? हमारे पंचायत को ना प्रॉपर फंडिंग मिलती थी। ठीक है, इलेक्शंस बहुत इरेगुलर थे। कई स्टेट्स 4 साल बाद इलेक्शन करवाती थी, कई 5 साल बाद, कई 6 साल बाद, कई जगहों पे 15-15 साल इलेक्शन ही नहीं होते थे। तो आपकी पंचायत को ग्रास रूट डेमोक्रेसी बोला जाता है, जहां से डेमोक्रेसी शुरू होती है। क्योंकि लोगों को देखो, तुमने अगर किसी भी अपने रिप्रेजेंटेटिव से मिलना है, सबसे आसान जो रिप्रेजेंटेटिव तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारा वार्ड मेंबर या जो तुम्हारा सरपंच है वो मिल जाएगा। ठीक है, एमपी जैसे तो मिलते ही नहीं, तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसीज बहुत बड़ी है। तो ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी यहां पे शुरू है। तो बहुत साल हमने देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक लगातार कमी है, हमारे इंडिया की पॉलिटी में एक कमी है कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं हुई। इसी के चलते हुए इंडिया ने, इंडियन पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट की थी, एक 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके चलते हुए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 डाला गया जो बात करता है पंचायती राज की। ठीक है, पंचायती राज यानी कि अगर आपको स्टेटमेंट आती है कि पंचायती राज का चैप्टर, अब 2 स्टेटमेंट्स बता दूं मैं, पंचायती राज का चैप्टर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। स्टेटमेंट सही है? पंचायती राज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। अब ये गलत है, ओरिजिनली पूरा चैप्टर नहीं डाला था, पर ये लाइन तो लिखी थी ना कि हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी पंचायत खुद ऑर्गेनाइज करेगी। तो पंचायती राज वर्ड तो था ना, उसका स्ट्रक्चर नहीं बताया था। बस हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके क्या किया, हमने इसका पूरा एक फ्रेमवर्क डिजाइन कर दिया। अभी भी आपकी पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को बनाने की पावर ना आपकी स्टेट्स के पास ही है। बस हमने इस अमेंडमेंट से क्या किया, एक स्ट्रक्चर तैयार किया। जैसे कि हमने इलेक्शन फिक्स कर दिए कि हर 5 साल में इलेक्शन करवाने, कितनी फंडिंग आपके, किस तरीके की फंडिंग आपकी पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को मिलनी चाहिए, वो हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद किस लेवल पे कितने, मतलब पहले एक और भी प्रॉब्लम होती थी, जैसे पंचायत का जो स्ट्रक्चर है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो म्युनिसिपैलिटीज होती हैं वो तो एक शहर के लिए एक म्युनिसिपैलिटी होगी, दिल्ली जैसों के लिए तो 4-4 भी हैं। ठीक है, दिल्ली शहर 4 म्युनिसिपैलिटीज में बटा हुआ है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और अलग अलग म्युनिसिपैलिटीज अलग अलग इलाके को कंट्रोल करती है। अब इसके बाद जो पंचायत का स्ट्रक्चर था उसमें क्या प्रॉब्लम थी, पंचायत ना अलग अलग लेवल पे बनाई जाती थी, जिन्हें, जिसके लिए वर्ड यूज करते हैं टीयर, कितने टीयर का स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे जो विलेज लेवल पे पंचायत होती है उसे ग्राम पंचायत कहते हैं, ग्राम सभा भी है उसके नीचे, पर लेवल में उसकी एंट्री आ गई। ग्राम पंचायत हुई,
उसके बाद अगला लेवल जो हमारे डेवलपमेंट का बनता है ब्लॉक लेवल, यहां पे बनती है मंडल पंचायत, और सबसे ऊपर का लेवल होता है डिस्ट्रिक्ट, जहां पे परिषद कह लो पंचायत कह लो एक ही बात है, ठीक है। गलत नहीं हो तो ये आपके 3 लेवल्स जो हैं, ये 3 लेवल डिफाइन किए गए कि किस तरीके की स्ट्रक्चर इंडिया में एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि पहले क्या होता था, कई स्टेट्स ये बीच की लेवल ही नहीं बनाते थे, कईयों में फिर इंडिया में 3 टियर स्ट्रक्चर था जो अभी बनाया, कईयों में 2 टियर स्ट्रक्चर था। तो इंडिया में कंसिस्टेंसी लाने के लिए कि हर स्टेट में बराबर हो, हमने 3 टियर स्ट्रक्चर बना दिया। इसके अलावा आपकी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी जैसी जो चीजें हैं, उसमें सिर्फ वहां पे रिजर्वेशन मिलती है वुमेन को। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी की 33% सीटें या 1/3 सीटें जो हैं वो रिजर्व्ड हैं वुमेन के लिए हर कैटेगरी में। तो जनरल की जितनी सीटें होंगी वुमेन को, एससी की जितनी सीटें होंगी 1/3 वुमेन को, एसटी ओबीसी कोई भी कैटेगरी बनेगी उसकी 1/3 सीटें वुमेन रिजर्व होंगी। उसी के साथ इवन जो सरपंच की सीट है वो भी सारी जगहों को मिला के 1/3, हेड की सीट भी वुमेन के लिए 1/3 सीटें रिजर्व होंगी। तो ये इसलिए ताकि गांव के लेवल पे हम वुमेन को आगे बढ़ा के ला सकें, पॉलिटिक्स में आगे ला सकें, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें डाली गई। पर अब था क्या, ये जितनी भी प्रोविजन थी ये इंडिया के सारे इंडिया में अप्लाई करना था, पर इंडिया में कुछ ऐसे एरियाज हैं जिन्हें हम बाकी एरिया से ना थोड़ी ज्यादा आजादी देते हैं अपने खुद के कानून बनाने के लिए। वो है जैसे कि जहां पे आपके ट्राइबल लोग रहते हैं, क्योंकि ट्राइब्स अपने खुद के प्रिंसिपल पे काम करती हैं, उन्हें अपना लैंड कैसे चलाना है, उन्हें अपने कस्टम्स के रिगार्डिंग कोई कानून बनाने हैं, कुछ भी ऐसा, तो ट्राइबल्स कैसे अपने एरिया को चलाते हैं उनके ऊपर है। बहुत जगह है इंडिया पे, तो इसी के चलते हुए हमने स्टार्टिंग में ना इसे ट्राइबल एरिया में नहीं इंप्लीमेंट किया था। पर बाद में कई जब ट्राइब्स को हमने थोड़ी सी इंडिपेंडेंस के साथ, थोड़ी सी छूट ज्यादा के साथ, हमने वहां पे पंचायत क्योंकि एक्सटेंड करवानी थी, तो हमने इसी के चलते हुए पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 में बनाया, ठीक है। ये जो अमेंडमेंट आई थी ये 1992 में आई थी। तो 4 साल बाद हमने एक एक्ट बनाया कि हम ट्राइबल एरियाज में भी पंचायत लेके जाएंगे, बस उन्हें आजादी थोड़ी सी ज्यादा देंगे। इसी के चलते हुए आपके बहुत सारे एरियाज में पैसा, शॉर्ट में इसे पैसा एक्ट कहते हैं, पैसा एक्ट जगह जगह पे मतलब पैसा आपके लगाया गया और इसे आगे बढ़ाया गया, ठीक है। क्लियर है। तो इसी के रिगार्डिंग ये था कि आपकी आज राजस्थान का करंट अफेयर था कि राजस्थान की कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज कह रही हैं कि हमारे यहाँ पे भी डायरेक्टली पंचायत का वो ना लगाओ, इनडायरेक्टली पहले पैसा लगाओ और फिर पंचायत की बात करें। क्योंकि कई, खासकर मैं कई स्टेट्स का एग्जांपल दूं, इंडिया में ना कुछ स्टेट्स इन मामलों को लेके ना बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। जैसे आपकी बात करूं नागालैंड की, नागालैंड इंडिया की ऐसी स्टेट है जहां पे पॉलिटिक्स में 0% रिप्रेजेंटेशन है वुमेन की। वहां पे पैसा, जो वहां पे ये एक्ट अप्लाई हुआ उसमें यही सबसे बड़ा चेंज था कि 1/3 रिजर्वेशन वुमेन को नहीं दी गई वहां पे, क्योंकि नागालैंड की जो नागा ट्राइब है उसका ट्रेडिशनली ये विश्वास है कि वुमेन पॉलिटिक्स में होनी नहीं चाहिए। और ये हुआ क्या था, 2-3 साल पहले सरकार ने कोशिश की थी कि अब अप्लाई करवा दें, कि बहुत साल हो गए हैं अब वुमेन को रिजर्वेशन कम से कम पंचायत में दे दें। आपके सारे नागालैंड में दंगे भड़क गए थे, और क्योंकि नागालैंड ऑलरेडी मिलिटेंसी से सफर करती हुई स्टेट है, तुम्हारे लिए अभी वहां पर रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी नहीं है, पहले उस स्टेट को स्टेबल करना जरूरी है। इस कारण सरकार ने वो अपना मूव भी वापस ले लिया था। तो वहां पे वुमेन की, इसीलिए नागालैंड ऐसी स्टेट है जहां पे 0, एक भी वुमेन पॉलिटिक्स में नहीं है, चाहे वो पंचायत लेवल हो, म्यूनिसिपैलिटी हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव हो, चाहे आपके पार्लियामेंट की सीटें हो, वहां से एक भी वुमेन नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बर्दाश्त ही नहीं करते इसे। वहां पे इन चीजों की कोई वो नहीं है। हाईएस्ट
जो स्टेट वुमेन को रिप्रेजेंटेशन देती है और तुम्हें नहीं उम्मीद होगी उससे, वो है हरियाणा। ठीक है, इंडिया में हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन वुमेन की, सुनने में हरियाणा नहीं तो यही देखा जाता है फीमेल फिटिसाइड ये, पर वो इस रैंक में भी सबसे आगे आते हैं। पार्लियामेंट में भी सबसे ज्यादा उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एसएलए में भी सबसे ज्यादा वुमेन किसी स्टेट में है, वो हरियाणा में। ठीक है, दुनिया में कौन सी कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा पार्लियामेंटेरियंस वुमेन है? नहीं विक्रम, गलत हो। मैं तुम्हें हिंट देता हूँ, ये जो यूरोप जैसी कंट्रीज हैं यहाँ पे तो वुमेन की रिप्रेजेंटेशन कुछ 20-25% के करीब है। जिस कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ वहां पे 60% पार्लियामेंट में वुमेन है। अफ्रीका की है बस। तुमने पहले नाम बोला था उसके आसपास ही होते। हाँ, रवांडा, ये नाम शायद ज्यादातर लोगों ने सुना भी ना हो। छोटा सा देश है यहाँ अफ्रीका के यहाँ बीच में। हाँ, वो तो मैंने बोला ही है कि साथ में ही हो, पास ही हो। ठीक है, यहाँ पे ना छोटी से देश है ये, वहां पे एक देश पड़ता है रवांडा। यहाँ पे 60% पार्लियामेंट में महिलाएं हैं। ठीक है, तो इतनी मतलब जिस कंट्री का नाम भी नहीं सुना हो तो उसे उम्मीद नहीं होती कि वो जेंडर इक्वालिटी में इतने आगे होंगे, पर वो है इतने आगे। क्या हमारे कौन सा पार्लियामेंट में पीस है, चाहे मेल ज्यादा है, ये तो कुर्सियां भी उड़ा के मार रहे हैं। तुम्हारी पार्लियामेंट में वो सोफे क्यों लगे हैं? पहले कुर्सियां होती थी, इन्होंने आज से 10-12 साल पहले एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां उड़ा के मारी हैं। हाँ, इन्होंने लिटरली लोकसभा में हुआ क्या है, दोनों साइड से कुर्सियां उड़ती उड़ती गई हैं और तुम्हारी सारी पार्लियामेंट का वो सारा हाउस तोड़ दिया, माइक उठा उठा के मारे हैं। ठीक है, जो इनके हाथ लगा, तभी क्या कहते हैं सोफे लगवाए, सोफे को बोल्ट कर दिया। ठीक है, और उन्होंने देखा है चलो बुजुर्ग हैं, इतनी तो ताकत नहीं होगी कि बोल्ट उखाड़ दे। ठीक है, कमर में दर्द हो जाएगा अगलों के। तो अब ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, बस पेपर उड़ा के मारते हैं एक दूसरे। ठीक है, करते अभी भी हैं, बस अब कोई वो भारी चीज नहीं है। पढ़े लिखे ऑब्वियसली, पढ़े लिखे से ज्यादा मैनर्ड होने चाहिए। ये तो देखो, ऐसा भी हो सकता है कोई शायद ना भी पढ़ा लिखा हो पर उस वेल बिहेव्ड वेल मैनर्ड हो। ये तो मैनर्स की बात है। लोग पढ़ पढ़ के भी, तुम लिटरली बिलीव नहीं करोगे लोग कितने पढ़े लिखे और कैसी बातें करते होते। कई बार तुम्हें यकीन ही नहीं आता कि लोगों की सोच अभी भी, तुम देखोगे इतनी डिग्री इतनी नॉलेज लेके बैठे हैं और वैसे ही कोई सोशल इश्यू पे बात कर रहे होंगे और तुम्हें लगेगा यार तुमसे तो नहीं उम्मीद थी ऐसी कोई, पर चलो किसी का जो विश्वास है रहने देते हैं। ठीक है, बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल लोग भी मुझे ऐसे मिले हैं जिनसे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसे थॉट प्रोसेस सोसाइटी के लिए होल्ड करते हैं। मुझे ऐसे बहुत ही हाईली लोग, एजुकेटेड लोग मिले हैं जिनका आज भी ये कहना है कि वुमेन को घर पे होना चाहिए। एजुकेशन एक्चुअली इंश्योर ये नहीं करती। हमारे एजुकेशन का मतलब वैसे भी तो रट्टा है। ठीक है, तो वो चीजें, चलो दूसरा, कल एक डे था पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे। ये 9 अगस्त हर साल मनाया जाता है ताकि जो आपकी इंडिजिनस का मतलब है कहीं पे जो ओरिजिनल कम्युनिटीज हैं, ठीक है, उनके कल्चर को, उनके राइट्स को सेलिब्रेट करने के लिए कि इन्हें देखो, कोई भी जिस एरिया में रह रहा था, जिनकी पीढ़ियां हजारों सालों से वहां पर रहती आई हैं, उनको उस लैंड पे ओरिजिनल क्लेम बनता है ना। ट्राइबल्स तो इस चीज को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। पर हुआ क्या, दुनिया भर में जहां पे ट्राइबल्स थे उन्हें उनकी जगह से उखाड़ के फेंक दिया गया और उसकी जगह पे उन्होंने अपनी खुद की शहर बना लिए, सब बना लिया। तो इसलिए ये दिन इसलिए बनाया जाता है कि सारी दुनिया एक साथ, सारी गवर्नमेंट्स
इस चीज को रिकॉग्नाइज करें कि जहां पे जिसका राइट बनता है उसे वो मिलना चाहिए। इंडिजिनस तो वही है। तुम कहां से आए हो, तुम्हारा परिवार कहां से आया है, कितनी जनरेशन पहले ट्रैक कर सकते हो, 3-4 कर लोगे, पर आज से 200-250-300 साल पहले तुम्हारे घर वाले कहाँ थे, तुम्हें कैसे पता। ठीक है, क्या पता तुम भी रशिया साइड से कभी चले हो, तुम्हारे खानदान वाले धीरे धीरे यहाँ आए हो। ठीक है, हम ओरिजिनल थोड़ी हैं, पता थोड़ी है हम कहाँ से आए हैं। ठीक है, क्या पता आज चाइना को गालियां निकाल रहे हो, पता चले आज से 1000 साल पहले तुम्हारे पूर्वज चाइना में ही रहते थे और वो भी मैंड्रिन ही बोल रहे थे। ठीक है, तो ये तो धीरे धीरे कम्युनिटीज ऐसे ही तो आई हैं। इंडिया तो वैसे ही ऐसे आया सारा, हमारे में लगातार इन्फ्लक्स होता रहा है, तभी तो इंडिया को दुनिया का जीन बैंक कहते हैं। हमारे यहाँ पे सारे डीएनए अवेलेबल है, तभी तो यहाँ पे जब वायरस भी आता है, म्यूटेशन, डबल म्यूटेशन, ट्रिपल म्यूटेशन, तो वो देखता है इतना वायरस, इतनी म्यूटेशन, इतने जीन्स, बदली जाओ। तो अगली चीज है जो आपका वेजिटेबल ऑयल होता है, जिसे एडिबल ऑयल भी कहते हैं और पाम ऑयल भी कहते हैं। कहाँ यूज करते हो एडिबल ऑयल? खाना बनाने के लिए, चाहे मस्टर्ड ऑयल हो गया या कुछ भी हो गया, सारे एडिबल ऑयल्स हैं आपके। तो इंडियंस की लाइफ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडियंस की तो लाइफ ही इनके सिर पे चल रही है, तड़का नहीं लगेगा तो खाना नहीं बनेगा या खाने में मजा नहीं आएगा। तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम जितना एडिबल ऑयल यूज करते हैं ना, उतना इंडिया बना नहीं रहा, तो हमें दुनिया से इंपोर्ट करवाना पड़ता है। तो ये हमारे एग्रीकल्चर की एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी पड़ती है। कुछ चीजें जैसे कि राइस और व्हीट जैसी जो चीजें हैं वो हमारे पास इतनी ज्यादा सरप्लस है कि वो सड़ रही हैं लिटरली गवर्नमेंट गोडाउन में। पर दूसरी साइड पे जो हम चीजें खाते हैं, जैसे कि दाल और आपका ये एडिबल ऑयल जो चलो कुकिंग के लिए यूज हो रहा है, ये खा ही रहे हैं एक तरह से, समोसा खाया साथ में आया है। ठीक है, तो सब्जी में भी आया, कई बार तो ढाबे में खाओगे तैर भी रहा होता है ऊपर। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये सारी हम बाहर से मंगा रहे हैं, ये हमें खुद नहीं बना पा रहे। तो इसके कारण हम हर साल हजारों करोड़ों का ऐसा इंपोर्ट कर रहे हैं जो हम अपने फार्मर्स तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जरूरत तो है ही। तो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने एक मिशन शुरू किया हुआ है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल पाम, जिसमें हम अपने इंडिया के फार्मर्स को इनकरेज करना चाहते हैं कि तुम ये उगाना शुरू करो, क्योंकि इंडिया में इसकी अपने आप डिमांड है। इंडिया इसके ऊपर, मतलब अगर इंडिया में अवेलेबल होने लग जाएगा, हमें क्यों बाहर से महंगा खरीदना है, इंडिया के अंदर तो सस्ता ही मिलेगा कंपैरेटिवली। तो इस कारण हम अपने आप अपना तेल खुद बना पाए। तो गवर्नमेंट का यही मिशन है कि हम ये कर सकें। हम दुनिया की 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर्स हैं एडिबल ऑयल के, हमसे ज्यादा यूएस, चाइना और ब्राजील करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम है कि हमें ज्यादातर ये सारी चीजें इंपोर्ट करवानी पड़ती हैं। 7 खासकर एडिबल ऑयल्स जो हैं, ठीक है, जैसे ग्राउंडनट से, रैपसीड से, आपके मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर, ये सारे के सारे हमें बाहर से। और 2 नॉन एडिबल ऑयल सीड्स भी हैं, कैस्टर और लिनसीड। ऐसी चीजें हमें बाहर से इंपोर्ट करवानी पड़ती हैं। तो इंपोर्ट खत्म हो, जैसे खासकर हमारे लिए इंपोर्ट में हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करवाते हैं मलेशिया से। ये जितना भी तेल सब कुछ आ रहा है ना, ज्यादातर ये मलेशिया से आता है। और मलेशिया ऐसा कंट्री है जो इंडिया को ज्यादा फेवर नहीं करता, वो पाकिस्तान को ज्यादा फेवर करता है। तो जब हमारे कई बार मलेशिया हमारे ऊपर कोई ऐसा कमेंट मार देता है, तो हमें उनसे उनका तेल हम जानबूझ के महंगा कर देते हैं, ड्यूटी बढ़ा देंगे ना। पर जब ड्यूटी बढ़ती है तुम्हारा भी तो तेल महंगा होगा, अल्टीमेटली ड्यूटी तो हम ही पे कर रहे हैं। तो हम उनकी मार्केट खत्म कर, मतलब किसी और को बेनिफिट मिल जाएगा अल्टीमेटली। पर ये तो है ही ना कि जब वो सबसे ज्यादा भेज हो रहे थे तो अपने हम नुकसान तो हमारा ही हुआ। ठीक है, तो यही सारी चीजें, तो ये सारा इस ऑयल मिशन के बारे यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, और कैसे हमने ये बढ़ाना है, इंपोर्ट्स कम करने हैं, फार्मर्स को इसकी तरफ लेके जाना है, ये जो मार्केट है इसके तरफ बढ़ाना है। ये आपकी एग्रो, ठीक है, यहाँ पे लिखा है, जो नहीं लिखा तो मैंने एग्रो मिनिस्ट्री की वेबसाइट से लिया। तो
उन्हीं का ही है, ठीक है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।